दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों इस वक्त की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि किसान आंदोलन को लेकर है। जी आपको बता दें कि 9वें दौर की चर्चा कल। आज 50वें दिन किसान कर सकते हैं बड़ी घोषणा। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों से नाराज किसानों को दिल्ली की सरहदों पर प्रदर्शन करते हुए 49 दिन बीत चुके हैं। 6 हफ्तों से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच किसी एक बात पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि माना जा रहा है कि गुरुवार को किसान केंद्र से बातचीत को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 8वें दौर की मुलाकात बेनतीजा रहने के बाद दोनों पक्षों के बीच 15 जनवरी यानी शुक्रवार को बातचीत हो सकती है। आगामी शुक्रवार को किसान और सरकार 9वीं बार आमने सामने होंगे। हालांकि सरकार को इस बारे में होने वाली बातचीत से काफी ज्यादा उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समाचार एजेंसी INS से बातचीत में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि कोई विकल्प मिलेगा और वे मामले के निपटारे की ओर बढ़ेंगे। हालांकि सरकार भी अपना मत साफ कर चुकी है कि नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान तोमर ने कहा था कि सरकार कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन कानूनों के वापस लिए जाने का कोई विकल्प नहीं है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि कोरोना वैक्सीन को लेकर है। जी आपको बता दें कि देश के कोने कोने में पहुंची है वैक्सीन। पहले दिन 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। जाने कहां तक पहुंची तैयारी। जी आपको बता दें कि कोरोना की रोकथाम के लिए देश भर में शनिवार 16 जनवरी से एक साथ शुरू होने जा रहे टीकाकरण अभियान के पहले दिन करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीका निःशुल्क लगेगा। इसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। वहीं दूसरी ओर टीकाकरण अभियान की तैयारियां बुधवार को भी जोर शोर से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और असम से लेकर गोवा तक देश के कोने कोने में वैक्सीन पहुंचाने का काम जारी रहा। पहले स्वदेशी टीके कोवैक्सीन की खेप भी बुधवार को हैदराबाद के अलावा देश के 11 बड़े शहरों को पहुंचा दी गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की खेप मंगलवार को देश के 13 बड़े शहरों में पहुंचाने के बाद बुधवार को भी अन्य शहरों को पहुंचाई गई। इसके बाद बड़े शहरों से छोटे शहरों और जिला मुख्यालय तक वैक्सीन को सुरक्षित पहुंचाने का काम शुरू हो गया। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है अमेरिका से। जी आपको बता दें कि अमेरिका में फिर बवाल की आशंका। हजारों ट्रंप समर्थक संसद को घेरने को तैयार। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा को लेकर चिंता। जी हम बात करें कि नवनिर्वाचित जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस समारोह की सुरक्षा को लेकर चिंताएं उभरने लगी हैं। आपको बता दें कि कुछ न्यूज एजेंसी के मुताबिक 20 जनवरी को आयोजित होने वाले समारोह में जो बाइडेन नवनिर्वाचित सांसद समेत अमेरिका की दिग्गज हस्तियां मौजूद होंगी। ऐसे में किसी बवाल की आशंका और गणमान्य हस्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं उभरने लगी हैं। अमेरिकी प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है, इसलिए चाक चौबंद सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जी आपको बता दें कि इस बीच डेमोक्रेट सांसद कोनोर लैम ने यह दावा किया है कि बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले करीब 4000 हथियारबंद ट्रंप समर्थक संसद परिसर को घेरने की साजिश रच रहे हैं। इससे पहले FBI ने वॉशिंगटन और देश के 50 प्रांतों की राजधानियों में सशस्त्र प्रदर्शनों की चेतावनी दी थी। इस कानून प्रवर्तन एजेंसी ने कहा था कि 16 से 20 जनवरी तक इस तरह के प्रदर्शनों की तैयारी है। बाइडेन 20 जनवरी को शपथ लेंगे। ऐसे में आयोजन की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं उठनी स्वाभाविक है। और दोस्तों में अगली खबर निकल गई। आपको बताते कि ड्रग्स केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। खान सुबह लगभग 10 बजे दक्षिण मुंबई के बलाड स्टेट स्थित एनसीबी के कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनसे विस्तृत पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूछताछ को लेकर एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर अनिल जैन ने कहा कि समीर खान को आज करण सजनानी के फॉलोअप केस में बुलाया गया था। करण सजनानी के पास काफी मात्रा में गांजा मिला था, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था, जिसके लिए समीर खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जैन ने बताया कि हमने समीर खान को पूछताछ के लिए बुलाया है और हमारी टीम उनसे पूछताछ कर रही है। हमने कुछ दिन पहले करण सजनानी नाम के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था। उसी की
पूछताछ के दौरान समीर का नाम सामने आया था। उसी सिलसिले में उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें, ड्रग्स मामले के एक आरोपी और उनके बीच 20,000 रुपए का कथित ऑनलाइन लेन देन का मामला सामने आने के बाद एजेंसी ने उन्हें तलब किया था। इस मामले में ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी और 2 अन्य को पिछले सप्ताह 200 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि भारत के अखबारों में फेसबुक का फुल पेज ऐड, प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दी सफाई। जी हम बात कर रहे हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है। नई पॉलिसी से गुस्साए लोग व्हाट्सएप छोड़कर दूसरे मैसेजिंग ऐप की ओर रुख कर रहे हैं। अब व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी और सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने अब भारत के अखबारों में फुल पेज ऐड प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सफाई दी है। आपको बता दें कि कंपनी ने कहा है कि यूजर्स की प्राइवेसी का सम्मान करना उनके डीएनए में है। इस ऐड में नई प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को बताया गया है। कंपनी ने बताया है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट दोस्त या रिश्तेदारों से किए गए चैट को किसी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। यह नई पॉलिसी बिजनेस व्हाट्सएप से चैट करने के लिए है, वहीं वह भी ऑप्शनल है। कंपनी इस बात की पूरी जानकारी देती है कि किस तरह डेटा को कलेक्ट और यूज करती है। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बताते हैं कि अब सिर्फ 30 मिनट में आपके घर पहुंचेगा एलपीजी सिलेंडर। 1 फरवरी से शुरू हो रही है ये सुविधा। जी आपको बता दें कि एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग के बाद अब आपको 2 से 4 दिन का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने एलपीजी तत्काल सेवा शुरू करने का प्लान बनाया है, जिसके जरिए आप सिर्फ आधे घंटे में गैस सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। यानी आप जिस दिन सिलेंडर की बुकिंग करेंगे उसी दिन आपको सिलेंडर मिल जाएगा। आईओसी शुरुआत में हर राज्य के एक शहर में इस सर्विस को शुरू करेगी। यहां तत्काल एलपीजी सेवा की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि देश के वर्तमान रेल मंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है वेस्ट बंगाल से। जी आपको बता दें कि क्या ममता बनर्जी ने मान ली बीजेपी से हार। टीएमसी ने कांग्रेस लेफ्ट से लगाई समर्थन की गुहार। जी हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक घटनाक्रम में बुधवार को एक बड़ा मोड़ आता दिखाई दिया। बीते 10 वर्षों से बंगाल की राजनीति पर पूरी तरह से हावी हो चुकी तृणमूल कांग्रेस अब खुद को भारतीय जनता पार्टी का अकेले मुकाबला करने में घबराती दिख रही है। पार्टी ने लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस से भाजपा के खिलाफ सियासी अभियान में साथ देने की अपील की है। इस साल अप्रैल मई में 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले राज्य की सत्ताधारी पार्टी का इस तरह का बयान इसी घबराहट की ओर इशारा कर रहा है। ममता ने क्यों लगाई है कांग्रेस लेफ्ट से समर्थन की गुहार। जी आपको बता दें कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पार्टी सांसद सौगत रॉय ने बुधवार को मीडिया के सामने जो कुछ भी कहा है उससे साफ लगता है कि ममता बनर्जी खुद को बीजेपी का अकेले मुकाबला कर पाने में असमर्थ पा रही है। पार्टी सुप्रीमो के करीबी नेता रॉय ने कहा है, अगर लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस सही में बीजेपी विरोधी है तो उन्हें भगवा पार्टी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ ममता बनर्जी के संघर्ष में साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ही बीजेपी के खिलाफ सेकुलर पॉलिटिक्स का असली चेहरा है। गौरतलब है कि तृणमूल के बड़े नेता का यह बयान ऐसे समय आया है जब खुद मुख्यमंत्री के भाई ने ही बिना उनका नाम लिए राज्य में वंशवाद की राजनीति खत्म करने की वकालत कर दी है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है वेस्ट बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनना तय है? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आई दिल्ली से। जी आपको बता दें कि दिल्ली में 18 जनवरी से खुल सकते हैं कक्षा 10 और 12 के स्कूल। सरकार ने दी इजाजत। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीने से बंद स्कूलों को जल्द ही दिल्ली सरकार खोलने जा रही है। केजरीवाल सरकार ने फिलहाल कक्षा 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। बुधवार को जारी सर्कुलर के अनुसार सरकारी और प्राइवेट स्कूल केवल कक्षा 10 और 12 के स्टूडेंट्स को 18 जनवरी से बुला सकते हैं। डिप्टी सीएम और
और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हम स्कूल खोलने पर विचार कर रहे हैं। केवल कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों को 18 जनवरी से स्कूल में बुला सकते हैं। बुधवार को दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि प्री बोर्ड तैयारी और व्यवहारिक कार्यों से संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त निजी स्कूल केवल कक्षा 10 और 12 के छात्रों को 18 जनवरी से स्कूल में बुला सकते हैं। माता पिता की सहमति से ही बच्चे को स्कूल बुलाया जाना चाहिए। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी किया गया है, जिसका पालन सभी स्कूलों को करना होगा। और वहीं अगली खबर बता दें कि अरविंद केजरीवाल का ऐलान, कहा केंद्र ने नहीं दी तो हम देंगे दिल्ली वासियों को फ्री वैक्सीन। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में इस संक्रमण से निपटने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन तैयार की जा रही है और कई वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं, जिसे लोगों को लगाया जा रहा है। भारत में भी कोरोना टीकाकरण अभियान को शुरू किया जा चुका है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से अपील की है कि वे देश भर के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली के लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाती है तो दिल्ली सरकार अपने खर्च पर सभी लोगों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगवाएगी। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि बीएमसी ने सोनू सूद को बताया आदतन नियम तोड़ने वाला। शरद पवार से मिलने पहुंचे एक्टर। जी हम बात कर रहे हैं कि बीएमसी ने नोटिस मिलने के बाद फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने एनसीपी चीफ शरद पवार से कल मुलाकात की। दरअसल अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने सोनू सूद को नोटिस भेजा है और उन्हें आदतन नियम तोड़ने वाला बताया है, जिसके बाद सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सोनू सूद ने इस नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। कोर्ट ने सोनू सूद को अंतरिम राहत दी थी। आज कोर्ट में एक बार फिर से इसके मामले की सुनवाई होनी है। कोर्ट में सुनवाई से पहले सोनू सूद ने शरद पवार से मुलाकात की है। बता दें कि बीएमसी ने कोर्ट में जो एफिडेविट दायर किया है उसमें सोनू सूद को बार बार नियम तोड़ने वाला बताया गया है और उन्हें आदतन कानून तोड़ने वाला भी बताया गया है। सोनू सूद पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने घर में अवैध निर्माण कराया। बीएमसी ने ये एफिडेविट सोनू सूद की याचिका के जवाब में दायर किया है। बीएमसी ने आरोप लगाया है कि बार बार अवैध निर्माण तोड़ने के बावजूद सोनू सूद अवैध निर्माण से बाज नहीं आ रहे हैं और घर में अवैध तरह से निर्माण कार्य कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने सोनू सूद को 13 जनवरी तक अंतरिम राहत दे दी थी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर ने बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फिर बताया देशभक्त। कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। जी हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हाल ही में दिए अपने एक बयान में नाथूराम गोडसे को पहला आतंकवादी बताया था। गोडसे को पहला आतंकवादी बताने पर भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। आपको बता दें प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा देशभक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया है। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार 13 जनवरी को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देशभक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने भगवा आतंक कहा है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। हालांकि इस दौरान उन्होंने गोडसे का सीधा तौर पर नाम नहीं लिया। इससे पहले मंगलवार को सीहोर रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण करने पहुंची प्रज्ञा ठाकुर ने ग्वालियर में शुरू हुई गोडसे ज्ञानशाला पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सभी राष्ट्रभक्त पूरे देश में अपने अपने तरीके से काम करते हैं, इसको लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। तो वहीं ग्वालियर जिला प्रशासन के दखल देने के बाद हिंदू महासभा ने ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की ज्ञानशाला को मंगलवार को बंद कर दिया है। इस ज्ञानशाला की शुरुआत 2 दिन पहले यानी 10 जनवरी को ग्वालियर में हिंदू महासभा ने दौलतगंज स्थित अपने दफ्तर में की थी। साथ ही गोडसे की पूजा भी की थी। इसके बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई थी और शिवराज सरकार को घेरा जाने लगा था। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है गुजरात से। जी आपको बता दें कि गुजरात में शुरू हुआ देश का पहला रोजगार कॉल सेंटर। राज्य के युवाओं को मिलेगी ये महत्वपूर्ण जानकारियां। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मंगलवार को एक रोजगार परक ऑनलाइन कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। ये देश में पहली बार हुआ है जब किसी राज्य में एक फोन पर सभी सरकारी भर्तियों की जानकारी मिल जाएगी। रोजगार सेतु नाम से शुरू किए गए इस कॉल सेंटर का उद्घाटन वर्चुअल
तरीके से किया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने राज्य के युवाओं के लिए एक कॉल सेंटर नंबर जारी किया। आपको बता दें, गुजरात सरकार की इस नई पहल के अंतर्गत राज्य का कोई भी युवा इस कॉल सेंटर के नंबर यानी कि 6354390390 पर कॉल करके किसी भी जिले की अध्ययन संबंधी, रोजगार परक या सरकार की युवा उन्मुख सहित सभी योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस कॉल सेंटर के उद्घाटन मौके पर राज्य श्रम एवं रोजगार मंत्री दिलीप ठाकुर ने कहा कि इस कॉल सेंटर की विशेषता है कि इसके जरिए युवा जिला रोजगार कार्यालय के साथ सीधे संवाद कर सकता है। कॉल खत्म होने के बाद युवा को MMS के जरिए रोजगार कार्यालय की जानकारी भी भेजी जाएगी। और दोस्तों में जान लेते क्या है देश भर में सोने और चांदी का ताजा भाव। जी आपको बता दें कि लोहड़ी पर सोना हुआ है धड़ाम। आपको बता दें चांदी की कीमत में भी है बदलाव। जाने 24 से 18 कैरेट तक के सोने का दाम। जी हम बात करें कि सोने की कीमत में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। लोहड़ी के मौके पर सोने की कीमत पर फिर से गिरावट दर्ज की गई है। सोना एक बार फिर से सस्ता हो गया है। पिछले 3 दिनों से सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। देश भर के सराफा बाजारों में बुधवार को 24 कैरेट सोने के हाजिर भाव में गिरावट देखने को मिला है। 13 जनवरी को सोने का हाजिर भाव 53 रुपए गिरकर 39,664 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। सोना आज 53 रुपए की मामूली गिरावट के साथ खुला। वहीं चांदी की कीमत में 341 रुपए की तेजी आई है और चांदी का भाव चढ़कर 65,905 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। और अब अगली खबर में जान लेते हैं कि देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि 22 वर्षों में सबसे सर्द रही दिल्ली की लोहड़ी। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट, जाने अन्य राज्यों का अपडेट। जी हम बात करें कि पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ठिठुरन भरी ठंड का आलम यह है कि बुधवार को राजधानी दिल्ली में ठंड ने 2 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार की लोहड़ी 22 वर्षों की सबसे सर्द रही है। अभी अगले 2 दिन तक बर्फीली हवाओं से निजात मिलने के आसार भी नहीं है। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 18.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री का कम 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 2000 के बाद से अभी तक 13 जनवरी की तारीख का ये सबसे कम न्यूनतम तापमान है। 2001 में ये 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा था और 2006 में 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।